Good morning, everybody. How are you? I hope you are concentrate on your study and learn your chapter regularly. Okay, in previous classes we will be complete our chapter number 1 from geography, and today we will be follow and discussion and explain chapter number 1 from political science. Okay, today's our chapters themes are व्हाट इज डेमोक्रेसी। ओके, आज का जो हमारा मेन जो थीम है वो है चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम सिविक्स, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सबसे पहले तो ये बताओ व्हाट इज, आप लोगों को म्यूट रहना है, सॉरी। व्हाट इज मीन ऑफ डेमोक्रेसी? व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है? फर्स्टली तो द मीन ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनतंत्र, प्रजातंत्र, यानी जनता का जनता के लिए शासन। ठीक है, रूल्ड बाय पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये एक सिंपलेस्ट सी इसकी एक डेफिनेशन थी जो काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी। ओके, और काफ़ी लोग जो है सिर्फ इसी चीज़ से इंट्रोड्यूस हुए। लेकिन इन दिस चैप्टर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन जो है इसके बारे में इसमें डिस्कशंस करेंगे। एंड व्हाई डेमोक्रेसी, इसमें ये कहता है कि डेमोक्रेसी क्या है। ध्यान से सुनना, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, और व्हाई डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी क्यों। अगर हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे डिस्कशंस किए थे तो उसमें मैंने हर चैप्टर्स के अंदर एक्सप्लेन किया था कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है जो प्रेजेंटली बहुत ही नीडेबल है, यानी उसकी बहुत हमें आवश्यकता होती है। उसके बिना हम जो सोशल लाइफ जो जी रहे हैं उसको बहुत एंजॉयफुल जी रहे हैं, वो उसका रीज़न है डेमोक्रेसी। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है और व्हाई डेमोक्रेसी, और हम डेमोक्रेसी को ही क्यों चुनते हैं। कुछ एक ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें डेमोक्रेसी फॉलो नहीं है, तो मोस्ट ऑफ जितनी भी कंट्रीज हैं उसके अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है। और इंडिया क्या है? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत भी क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आगे बात समझ में, जहाँ पर इलेक्शन, यहाँ इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो अफेयर्स होता है वो होता है इलेक्शन, यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी रिप्रेजेंटेटिव जो है अपने पसंद के पर्सन्स को जो है वो एज ए लीडर के रूप में यहाँ पर चुनता है आफ्टर 18 ईयर्स, यानी एडल्ट फ्रेंचाइजेस के आफ्टर। हमारा इन दिस चैप्टर का जो फर्स्ट जो व्यू है वो है व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी क्या है। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बहुत डीपली दूंगी, लेकिन इसका कुछ स्पेशल जो फोकस है वो मैं आपको पहले यहाँ समझाना चाहती हूँ। ये जो डेमोक्रेसी वर्ड जो है ये कम्स फ्रॉम ग्रीक, ये ग्रीक के एक वर्ड से आया है, यानी डेमोक्रेसी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द डेमोक्रेटिया से आया है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पुट हो सकता है, सो प्लीज यू आर कंसंट्रेट। मैं फिर बार बार बोल रही हूँ, इट्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया, यानी ये ग्रीक भाषा के शब्द डेमोक्रेटिया से आया है, जिसका मतलब होता है, यानी डेमो का मीन्स तो होता है पीपल और क्रेटिया का मतलब होता है रियल, यानी इट्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रियल। आगे बात समझ में। अब इसको हम बहुत ही स्पेशल तरीके से जो है उसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे, तो एवरीबॉडी कंसंट्रेट ऑन। ओके, ये जो वर्ड ऑफ फोकस है वो मैंने आपको बता दिया है। एवरीबॉडी इफ यू वांट देन यू विल बी नोटेड फ्रॉम योर व्हाइट बोर्ड। ओके, एंड टुडे वी विल बी स्टार्ट योर चैप्टर। मेरा जो फर्स्ट फोकस था वो था व्हाट इज डेमोक्रेसी। इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बहुत ही नॉर्मल तरीके से और स्पेशल तरीके से। इफ़ यू आर कंसंट्रेट देन एवरीथिंग यू अंडरस्टैंड। देखिए, जब हम किसी थिंग्स को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है कि ये क्या है। ठीक है, अब आपके सामने जो चैप्टर्स आएंगे वो 8th क्लास से थोड़ा सा डेवलप्ड मोड पर आएगा। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इफ़ यू वांट देन यू नोट इट, इफ़ यू डोंट नो देन एज पर योर चॉइस। ओके, द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। इन ग्रीक
डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटियाज मीन्स रियल। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये ग्रीक भाषा के शब्द डेमोक्रेटिया से आया है, जिसमें डेमो का अर्थ पीपल होता है और क्रेटिया का मतलब होता है रियल, यानी पीपल के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे कहते हैं डेमोक्रेटिया। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, ये बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। ये सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी जब मैंने अभी खड़े होकर के आपको एक एक्सप्लेन किया था कि इसको एक सिंपल से डिफाइन के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये होता है कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये इतनी अच्छी डिफाइन थी कि एवरीबॉडी, कई लोगों के टंग पर जब भी हम कहते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी तो इसी डिफाइन को एक्सप्लेन किया जाता है। और ये डिफाइन किसके द्वारा लॉन्च हुई थी? अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन। आ गई बात समझ में? तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। In this chapter, we will explore the meaning, need and the features of democracy. इस चैप्टर का आज टोटल जो थीम है वो ये है कि ये मीनिंग क्या है, एक्सप्लोर मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का, इसकी आवश्यकता क्यों है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हमारा सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है नीड्स ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी। ये कहता है कि ठीक है डेमोक्रेसी को हमने समझ लिया कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके डिफाइन की आवश्यकता क्यों है, क्यों होगी किसी भी चीज़ की डिफाइन की आवश्यकता। आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड में इमेज करना, ठीक है। जब हम रनिंग क्लास में इंट्रोड्यूस होंगे फेस टू फेस तो मुझे वो रिटर्न में देना कि मैम जब आपने ऑनलाइन मुझसे हम लोगों से क्वेश्चन पुट किया था तब हमने इस चीज़ को रिटर्न किया था। नीड ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, यानी नीड ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की डिफाइनिंग की आवश्यकता क्यों होती है आप लोग मुझे नोटेट करके शो करना, ओके। मैं बताती हूँ, किसी भी चीज़ का, मेरी बात सुनना, किसी भी चीज़ की डिफाइनिंग की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि हम उसको प्रॉपर और एसेंशियल डिफाइनिंग जो है उस डिफाइनिंग की एसेंशियल इसलिए होती है ताकि हम उसको अलग अलग वेज में समझ सकें, हमारा अंडरस्टूड हो सके। आ गई बात समझ में? डिफाइन क्यों होती है? समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए, उस वर्ड को प्रॉपर वे में समझने के लिए। तो डिफाइनिंग डेमोक्रेसी इज एसेंशियल बिकॉज इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड। Different people use it for the different purpose and also different types of governments call themselves as the democracies. ये कहता है कि अगर ये कहता है डेमोक्रेसी की डिफाइन की आवश्यकता हमको इसलिए होती है क्योंकि हम क्लियरली इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इस डेमोक्रेसी को अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से किस पर्पस से इसको यूज़ करते हैं, कितनी काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हम डेमोक्रेसीज की फॉर्म में डालते हैं, इसको समझने के लिए हमको ऐसा करना पड़ता है। एवरीबॉडी कंसेप्ट अभी तक जो समझाया समझ में आया? ओनली द सिग योर नेक, ओके। फिर आता है वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड लाइक डेमोक्रेसी ओनली बाय ऑब्जर्विंग सम एग्जाम्पल। देखिए, एक तो डिफाइन को पढ़ कर के रट कर के समझना और एक आता है कुछ एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करना। दोनों में क्या डिफरेंसेस होगा? जहाँ हम ऑब्जर्व करेंगे, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करेंगे, वो चीज़ हमको बहुत जल्दी समझ में आएगी। तो यहाँ कहता है कि अगर हमको इस मीनिंग को समझना है, अच्छे से इसको अंडरस्टूड करना है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो हमको कुछ ऐसे थिंग्स करनी पड़ेंगी जैसे ऑब्जर्विंग सम एग्जाम्पल्स वेयर इट हैज़ बीन द प्रैक्टिसाइज्ड, यानी हमको ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे, ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस जो हैं उनको लेना पड़ेगा जिससे हमको इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो वर्बल हो सके। हमको रूटीन में जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमें ज़्यादा समझ में आता है, तो वो कहता है कि हमको इसको अभ्यास के रूप में लेना चाहिए, बट वी नीड टू डिफाइन इट मोर एक्यूरेटली सो दैट वी कैन यूज इट करेक्टली फॉर द डिस्क्राइबिंग अदर सिमिलर सिचुएशन
इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सेप्टिंग व्हाट इट्स मीन ऑफ अदर पीपल। इसने बोला है अगर आपको पर्सनल अगर इसको समझना है तो हमको इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हमको इसको प्रैक्टिसाइज्ड करना पड़ेगा। लेकिन ये कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर हमको एक्यूरेटली डिफाइन या हमको करेक्टली अगर किसी को डिस्क्राइब करना पड़े तो इसकी सिमिलर सिचुएशन को इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सेप्टिंग मीन्स को अदर पीपल्स को हमको कैसे फॉरवर्ड करना है, इसके लिए हमको इसकी डेफिनेशंस में एंटर होना ही पड़ता है। देखिए, एक तो हम क्या होते हैं, किसी थिंग्स को अपने वे में समझाते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग स्किल को पूरा करने के लिए होता है। लेकिन अगर एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पुट होता है तो फिर आपको लैंग्वेज ऑफ बुक को मिक्सड करना पड़ता है और डिफाइन जो होती है वो मोस्ट ऑफ एज इट इज होती है, क्योंकि ये बहुत सारे हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं या बहुत सारे ऑथर्स जो होते हैं उनके द्वारा ये डिफाइन जो है लिखी जाती हैं। जैसे मैंने अब्राहम लिंकन के बारे में बताया था कि अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला था जिसके अंदर रूल बाय पीपल फॉर द पीपल एक स्पेशल डिफाइन दी थी उसको। अब हमारे पास थर्ड व्यू पॉइंट आता है अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, जितना हम सिंपल डेफिनेशंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं या उसको रीड करते हैं या उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं, हमको सिंपल वे ज़्यादा समझ में आता है एक्सेप्ट टू टफ लैंग्वेजेस। तो यहाँ कुछ सिंपल वे, सिंपल डेफिनेशन जो है डेमोक्रेसीज की वो यहाँ कुछ फॉलो की गई है। इसको कैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, यू कंसंट्रेट एंड सिट इन योर मैनर देन यूर अंडरस्टैंड। देखिए, democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. From this definition, we can clearly separate non-democratic governments. देखिए, ये कहता है कि जो सिंपल डिफाइन हमने दी है उससे क्लियरली साफ होता है कि डेमोक्रेसी जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें एक शासक को इलेक्टेड किया जाता है बाय द पीपल, लोगों के द्वारा। फ्रॉम दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशंस के द्वारा क्लियरली हमको पता लग जाता है कि डेमोक्रेसी क्या होगी और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होगी। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वह गवर्नमेंट होगी जो पीपल के द्वारा इलेक्टेड, चुनी नहीं जाएगी। और डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि पीपल के द्वारा बाय द इलेक्शन अपनी चॉइस से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या देते हैं, वोट देते हैं, वोट कास्टिंग करते हैं ताकि हम अपने लीडर को चुन सकें, हम अपनी गवर्नमेंट को चुन सकें ताकि वो जो है यहाँ रूल कर सके और हमारे लिए रूल एंड रेगुलेशंस को जो है वो हमारे लिए क्रिएट कर सके। समझ में आया डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी? ओके बेटा, अब आता है फॉर इंस्टेंस आर्मी रूलर्स ऑफ द म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड और दस द नॉन डेमोक्रेटिक। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है स्पेशल म्यांमार का। यहाँ पर पीपल जो है अपनी सरकार, अपनी गवर्नमेंट को इलेक्टेड नहीं करती है। यहाँ आर्मी के लिए किसी भी प्रकार का रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, इसीलिए ये कौन सी फॉर्म में जाएगी, नॉन डेमोक्रेटिक। तो नॉन डेमोक्रेसी का सबसे स्पेशल जो एग्जाम्पल है वो क्या है बेटा, म्यांमार। क्या है बेटा, म्यांमार। ओके, डिक्टेटर्स लाइक द ऑगस्टो पिनहासर ऑफ चाइल्ड आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी इसने वहाँ का कुछ बताया है कि ये जो पर्सन जो थे वो इलेक्टेड नहीं हुए थे बाय द पीपल के द्वारा। तो यानी वहाँ के शासक के बारे में बताया है, स्पेशल एक नाम दिया है कि ये पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं था, ये नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन था जिसने शासन किया था। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया और नेपाल। ऐसे ही अगर हम कुछ और बात करें तो नेपाल और सऊदी का जो किंग थे वो भी नॉन गवर्नमेंटिक में आते थे। इफ़ वी एक्सेप्ट दिस डेफिनेशंस इट इम्प्लाइज दैट ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेसी दैट होल्ड एन इलेक्शन। यहाँ इस डेफिनेशन से हमें क्लियरली समझ में आ गया है कि जो गवर्नमेंट इलेक्शन के द्वारा चुनकर के आती है वो डेमोक्रेसी फॉर्म में जाती है, और जो सरकार
पीपल के द्वारा इलेक्टेड न होकर के नहीं आती है, वो नॉन डेमोक्रेसी के अंदर जाती है। इंडिया में क्या है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके अंदर इलेक्शन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अफेयर्स है। इन 5 years एंड अदर टाइम टू टाइम ग्रेस पीरियड जो फिक्स किया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ इलेक्शन जो है वो हेल्ड किया जाता है। ठीक है, वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन गवर्नमेंट दैट इज अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट द प्रिटेंड्स टू बी ए डेमोक्रेसी। देखिए, किसी भी चीज़ को अंतर करना, उसको समझना, उसके लिए हम एक प्रेजेंट डेमोक्रेसी का एक प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। आगे बात समझ में, यानी हम उसको नाटक के रूप में भी ले सकते हैं या और भी थिंग्स ऐसी हैं जिसको हम ले सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट की इस प्रकार की डेफाइन में जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे मिसलीडिंग यानी गुमराह करने वाली डेफिनेशंस भी हमारे पास में बहुत सारी होती हैं। इसीलिए हमको कौन सी डेफिनेशंस को चूज़ करना चाहिए जो बिल्कुल सिंपलेस्ट वे के अंदर हो, जिससे एवरीथिंग जो है वो हमको समझ में आ जाए। अभी तक का जो हमने आज जो कंप्लीट किया है उसमें था व्हाट इज डेमोक्रेसी। ओके बेटा, नीड ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी और सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये 3 पॉइंट्स अभी तक मैंने डिस्क्राइब किया है। I think that every concept are clear now. Next of your points is goes to features of democracy. Okay बेटा, features of democracy very important your point here. यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है। Features of right, any 3, any 4, any 5 features of democracy. You are run in 9th standard, इसलिए क्वेश्चन कहीं से भी पुट हो सकता है। पहले की बात अलग थी कि टेक्स्ट बुक्स से पीछे से जो भी हमने क्वेश्चन पुट कर दिया हम बस उसी को हमने ले लिया। आ गई बात समझ में? अब ऐसा नहीं होता है बेटा। अब क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। रोहित गुजर, ऋषि कुमार, ऑन योर वीडियो प्लीज। Yes, next our point is features of democracy. Okay बेटा, अब features of democracy को मैं explain करने जा रही हूँ। The democracy has the following features. Democracy के अंदर कुछ ऐसे following features होते हैं जैसे rulers elected by the people take all the major decision. रूलर जो है, शासक जो है वो इलेक्टेड होता है बाय द पीपल। ओके, एंड इसमें क्या होता है, टेक ऑल द मेजर डिसीजन, उसके बाद में सारे मेजर डिसीजन जो है उसको लिया जाता है। रूलर यानी शासक जो है इलेक्टेड बाय द पीपल, पीपल के द्वारा इलेक्टेड होता है। उसके बाद टेक ऑल द मेजर डिसीजन, उसके बाद ये रूलर जो है, ये जो शासक है वो मेजर डिसीजन ले सकता है। किसके लिए? हमारे लिए, यानी जनता के लिए, पीपल्स के लिए। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल टू चेंज देयर करंट रियल्स। इलेक्शंस ऑफर्स अ चॉइस। देखिए, इलेक्शंस क्यों क्रिएट किया जाता है, क्यों हेल्ड किया जाता है? ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को, हमारे शासक को, हमारे रूरल को चुन सकें, उसको अपॉर्चुनिटीज़ दे सके, इसके लिए इलेक्शन होता है। लेकिन साथ ही साथ इस डेमोक्रेसीज के अंदर पीपल जो है वो चेंज देयर करंट रूलर, वो अपने रूलर को चेंज भी कर सकता है। हाउ कैन? इफ अगर वी आर नॉट सेटिस्फाइड द वर्क ऑफ रूलर हुज वी विल बी इलेक्टेड, जिनको हम चुन सकते हैं या जिसको हमने चुना है, अगर हम उसकी कार्य प्रणाली से, उसके रूल एंड रेगुलेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, देन हम जो है इलेक्शंस के माध्यम से वापस नया रूलर चुन सकते हैं, जिसको मदर टंग में कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। यानी
जिस शासक को हमने चुना है उसके प्रति जो जनता है, जो जनतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसको अपने पद से हटवा सकती है। तो सबसे बड़ा जो मेन रूलर कौन हुआ इन डेमोक्रेसी? पीपल। आ गई बात समझ में? क्यों? डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है जनतंत्र, प्रजातंत्र। जन का मतलब पीपल, तंत्र का मतलब जो रियल। ओके, तो यहाँ डेमोक्रेसी जो है कुल मिला के जनता का ही शासन है। जनता खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करती है, जनता खुद उसको अपने लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज देती है, और उसके बाद अगर जनता सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो उसको अपने पद से हटवा भी सकती है। इन नेक्स्ट इलेक्शन में या तो उसको चूज नहीं करेगी, और अगर वो उस सरकार से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेगी? करंटली जो अपना रूलर है उसको चेंज कर सकती है अदर इलेक्शन या अदर किसी रूल एंड रेगुलेशन के माध्यम के द्वारा। ठीक है, दिस चॉइस एंड we are explain the third point of the features of democracy. This choice and opportunities is available to all the people on an equal basis. देखिए कहता है कि चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज यानी अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को चुनना, उसको अवसर देना, ये अवेलेबिलिटी यानी इसकी जो संभावनाएं हैं या अवेलेबिलिटीज जो हैं पीपल को, वो इक्वल बेसिस पर होती है। किसी भी पीपल को स्पेशल कैटेगरी या स्पेशल उसके लिए कोई स्पेशल राइट नहीं देते, अवेलेबिलिटीज नहीं दी जाती हैं। कैसे? मान लो अगर कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर है तो उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अगर मान लो कोई हॉकर है, स्ट्रीट वेंडर है, कोई लेबर है, स्ट्रीट वेंडर है, बैगर है, ऑल जितने भी पीपल हैं जो बिलोंगिंग टू सिविलाइजेशन, जो नागरिकता से संबंधित हैं, उन सब के लिए एक ही नियम होगा, एक ही एबिलिटीज़ होगी इलेक्शन में फाइट करने की। कैसे? देखिए, मैं आपको एक क्रिएशंस बताती हूँ। उस क्रिएशंस में क्या होता है बेटा, सबसे पहले जो पीपल इलेक्शंस को लड़ना चाहते हैं वो अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको फाइल करवाता है। फाइल करवाने के बाद में हमारे सामने लिस्ट आती है, इस पार्टी से ये पर्सन, उस पार्टी से ये पर्सन, और उस पार्टी से, उस वार्ड से ये पर्सन जो है वो इलेक्शंस के लिए उठे हैं। फिर हम क्या करते हैं, आपको जो पसंद आया आपने उसको, लेकिन उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन एक ही होगी, उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। यू आर द एडल्ट, आप 18 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए, ओके, इंडियन सिविलाइजेशन से होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। इस प्रकार 2 या 3 जो बैट्स शर्त जो होती है, उसके बाद सबके लिए इक्वल बेसिस होता है इलेक्शन लड़ने का और अपने वोट को क्रिएट करने का, कास्टिंग करने का। ओके, नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट जो है द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizens rights। ये कहता है कि जितनी भी एक्सरसाइज जो चॉइस हम करते हैं गवर्नमेंट की, उसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से, एंड सिटीजन्स राइट, और नागरिक अधिकार। देखिए, जब डेमोक्रेसी की फॉर्म जहाँ जहाँ आएगी वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन शब्द आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है? हमारा संविधान। हमारे संविधान से ही हमारे को ये राइट ऑफ इलेक्शन जो है वो मिला है, और कुछ हमें मानव अधिकार, नागरिक अधिकार भी हमको मिले। अगर हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है फंडामेंटल राइट
और फंडामेंटल ड्यूटीज़। आ गई बात समझ में? तो उस फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही हमको इलेक्शन का जो 18 आफ्टर 18 ईयर्स जो हमें जो राइट मिलता है वो हमारे संविधान के आधार पर ही हमको मिलता है। आगे बात समझ में? आज का मैं फिर एक्सप्लेन करा रही हूँ। हमारा आज का जो चैप्टर की जो थीम थी वो व्हाट इज डेमोक्रेसी, ओके, नीड ऑफ डिफाइंड डेमोक्रेसी, ओके, a simple definition of democracy and features of democracy, okay? आज का हमारा मीटिंग जो है यही ओवर होगा बेटा। वेट नाउ। ओके, आई होप एवरीथिंग यू विल बी अंडरस्टैंड नाउ, ओके? और मीटिंग इज ओवर नाउ। नेक्स्ट मीटिंग वी विल बी डिस्कस एंड अदर पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, सो यू विल रीड इन आप फास्टली आगे का जो है उसको रीड करना, ओके बेटा? थैंक यू एवरीबडी।